नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल राज राठौर एजुकेशन में। और मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो साथियों, आज का जो क्लास है वो यूनिट 8 में अभी तक जितना भी चीज पढ़ाए हैं उसके आधार पर कुछ एमसीक्यूज है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपको पता है साथियों कि ये बहुत ही उपयोगी होता है, और इसलिए उपयोगी होता है क्योंकि इससे आपने जो पढ़ा उसका निचोड़ क्या है वो इससे निकल करके आता है। हमने क्या पढ़ाया, आपने क्या समझा, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर आती है। आंसर इसलिए हमने नीचे दे रखा है ताकि आप सभी लोग उसको पढ़ करके उसका मूल्यांकन कर पाए, और जब मॉक टेस्ट लेंगे तब वहां पर आंसर नहीं रहेगा। फिलहाल ये एक तरह से क्लास है जो कि आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक नॉर्मल क्लास की जैसा, एक बताने के ख्याल से। ये टेस्ट वेस्ट नहीं है, टेस्ट जब लेंगे तो आंसर नहीं देंगे, ठीक है। तो ये रिवीजन आपका हो सके इस वजह से हम एमसीक्यू लेकर के आप सबों के समक्ष आए हैं साथियों। तो देखिए, अधिगमकर्ता को प्रेरित करने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है। अधिगमकर्ता मतलब हो गया साथियों लर्नर। लर्नर को मोटिवेट करने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है, ठीक है। तो सबसे पहले है पुनर्बलन कौशल, जिसको रेइंफोर्समेंट स्किल कहते हैं। दूसरा है साथियों मौखिक कौशल। तीसरा है लेखन कौशल, और चौथा है सामाजिक कौशल। यानी आंसर ए इसका होगा साथियों पुनर्बलन कौशल। यानी यदि लर्नर को आपको एक्टिव करना है तो रीइंफोर्समेंट स्किल यूज करना होगा, पुनर्बलन कौशल। तभी जो है अधिगमकर्ता बहुत अच्छे ढंग से मोटिवेट होकर के काम कर सकता है, वो प्रेरित होगा, ठीक है। तो ये पहला का हो गया। अब सेकंड हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा है कि स्टिमुलस वेरिएशन कौशल। ध्यान दीजिएगा, स्टिमुलस वेरिएशन यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या कि उद्दीपक विभिन्नता। स्टिमुलस वेरिएशन को कहते हैं साथियों उद्दीपक विभिन्नता, इसको कहते हैं, ठीक है, उद्दीपक विभिन्नता। तो स्टिमुलस वेरिएशन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है छात्रों को आराम देना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों को प्रभावी बनाना। तीसरा ऑप्शन है ध्यान बनाए रखना, और चौथा ऑप्शन है साथियों शिक्षण सामग्री तैयार करना। तो याद रखिएगा कि स्टिमुलस वेरिएशन का मुख्य उद्देश्य होता है ध्यान बनाए रखना। ध्यान बनाए रखना, ये याद रखिएगा कि स्टिमुलस वेरिएशन कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है ध्यान बनाए रखना, ठीक है। उसके बाद साथियों हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन का अर्थ क्या है। जब बात करेंगे पुनर्बलन के अर्थ की, तो पहला है कि छात्रों की गलतियों की क्या करना, तो अनदेखी करना। दूसरा है कि अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देना। तीसरा है छात्रों की परीक्षा लेना, और चौथा है प्रश्न पूछना। आप इसका सही से उत्तर बताइएगा साथियों क्या होगा। तो पुनर्बलन का अर्थ की जब हम बात करेंगे साथियों, तो पुनर्बलन का अर्थ होगा कि अधिगम को प्रोत्साहित करना, यानी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास करना, और उसके लिए सकारात्मक यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट देना, पॉजिटिव रिएक्शन देना, ये मुख्य उद्देश्य है साथियों, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पुनर्बलन कौशल का अर्थ है कि अधिगम को क्या करना, यानी लर्निंग को प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, और पॉजिटिव रिएक्शन देना, ताकि बच्चे या सीखने वाले बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख सके। हम चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम को सबसे अधिक किससे प्रभावित किया जाता है। प्रश्न देखिएगा कि कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम को
सबसे अधिक किससे प्रभावित किया जाता है? पहला है शिक्षक का समय प्रबंधन, दूसरा है प्रश्न पूछना, उदाहरण एवं व्याख्या, तीसरा है कठोर अनुशासन और चौथा है पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। यानी कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम को, कक्षा में विद्यार्थी कैसे सीखेंगे किसी चीज को, तो सबसे अधिक प्रभावित किससे किया जाता है? तो शिक्षक का समय प्रबंधन से हो जाएगा, पॉसिबल है। प्रश्न पूछना, उदाहरण एवं व्याख्या, फिर कठोर अनुशासन से ही केवल नहीं हो सकता, और ना ही पाठ्य पुस्तक पढ़ाने से हो सकता है साथियों। तो कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित किया जा सकता है प्रश्न पूछ करके आप बच्चे को एक्टिव कर सकते हैं, उदाहरण दे करके उनका मनोरंजन भी हो जाता है उदाहरण से, और रियल लाइफ से जब जोड़ेंगे, उदाहरण रियल लाइफ का देंगे तो बच्चे और अधिक अच्छे तरीके से उसको अडॉप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। एवं व्याख्या यदि आप कर दें तो सर्वोत्तम, उससे उत्तम और कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए, तो ये चौथा क्वेश्चन था साथियों। अब हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि स्टिमुलस वेरिएशन में किसका प्रयोग होता है? यानी उद्दीपक विभिन्नता में किसका प्रयोग होता है? जेस्चर का, हाव भाव का, वॉइस मॉड्यूलेशन, या जिसको हम लोग स्वर परिवर्तन कहते हैं उसका, या आई कांटेक्ट जिसको नेत्र संपर्क कहते हैं उसका, या उपरोक्त सभी, किसका? तो याद रखिएगा कि स्टिमुलस वेरिएशन में किसका प्रयोग होता है? तो सभी का प्रयोग होता है, मतलब जेस्चर का भी, वॉइस मॉड्यूलेशन का भी, आई कांटेक्ट का भी, यानी सभी का, उपरोक्त सभी का। समझ रहे ना? हाव भाव का भी प्रयोग करते हैं, स्वर परिवर्तन का भी प्रयोग करते हैं, और नेत्र संपर्क का भी परिवर्तन करते हैं। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं इस तरह से, आई कांटेक्ट है, हम अपने हाव भाव को व्यक्त करते हैं, ये जो ऐसे ऐसे जो कर रहे हैं, हाव भाव को व्यक्त करना, मेरा टोन, इंटोनेशन, अनुतान जिसको कहते हैं उसका भी प्रयोग करते हैं साथियों हम लोग। तो ये सारी चीजें हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद छठा नंबर में है आपका कि शिक्षण में पुनर्बलन किस प्रकार प्रभावी होता है? तो शिक्षण में पुनर्बलन शिक्षकों को निर्देश देने में, या छात्रों के व्यवहार को सुधारने में, या नए टॉपिक को प्रस्तुत करने में, या छात्रों को प्रेरित करने में? क्या इसका आंसर होगा, बता सकते हैं? तो याद रखिएगा साथियों कि शिक्षण में पुनर्बलन जो है वो छात्रों को प्रेरित करने में, है ना, प्रभावी होता है। याद रखिएगा कि शिक्षण में पुनर्बलन छात्रों को प्रेरित करने में क्या होता है? तो प्रभावी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग का क्या है। अगला प्रश्न है कि कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बता सकते हैं कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? याद रखिएगा, तो कक्षा का माहौल हल्का करना, दूसरा विद्यार्थियों की समझ को जांचना और उन्हें सक्रिय करना, तीसरा समय व्यतीत करना, चौथा शिक्षकों का प्रदर्शन। क्या होगा? कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? याद रखिएगा कि विद्यार्थियों की समझ को जांचना और उन्हें सक्रिय बनाना। जब आप प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव मोड में आ जाते हैं। चलिए, अब उनसे प्रश्न पूछा जा रहा, हो सकता है मेरी भी बारी आ जाए, तो बच्चे तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इससे लर्निंग बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, शिक्षण के दौरान उदाहरण किस लिए उपयोगी होते हैं? पहला है पाठ को रोचक और व्यवहारिक बनाने के लिए, दूसरा है कक्षा को शांत करने के लिए, तीसरा है समय व्यतीत करने के लिए, चौथा है शिक्षक की सफलता दिखाने के लिए। तो याद रखिएगा साथियों कि शिक्षण के दौरान उदाहरण किस लिए उपयोगी होता है? तो पाठ को रोचक बनाने के लिए और व्यवहारिक बनाने के लिए उदाहरण जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आप उसको रियल लाइफ से सेट करने लग जाते हैं, एडजस्ट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट चलिएगा 9 नंबर में, उद्दीपक विविधता में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? कक्षा का स्थान बदलना, शारीरिक हाव भाव, बोर्ड का उपयोग,
या छात्रों के ध्यान को भटकाना। क्या होगा? तो उद्दीपक विविधता में, है ना, निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? तो कक्षा का स्थान बदलना या शारीरिक हाव भाव, बोर्ड का उपयोग, या छात्रों के ध्यान को भटकाना। तो शामिल ये 3 चीज है, नहीं कौन है? ये वाला। तो छात्रों के ध्यान को भटकाना ये आपका सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत इसमें? ये यूनिट 8 के आधार पर अभी तक जो पढ़ाए हैं उसी का ऑब्जेक्टिव है, उसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए साथियों। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का एक उदाहरण क्या है? तो पुनर्बलन का एक उदाहरण की बात करेंगे तो प्रशंसा करना, गलती का उपहास करना, अनुशासनात्मक कार्रवाई या पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। क्या इसका सही उत्तर होगा? जल्दी बताइए। तो पुनर्बलन का एक उदाहरण होगा साथियों प्रशंसा करना। आप जब बच्चों की प्रशंसा करेंगे तो उनके अंदर जोश, जज्बा, उत्साह से वो भर जाएंगे, लबरेज हो जाएंगे। चलिए चलते हैं साथियों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 12वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और 12वां प्रश्न कहता है कि शिक्षकों की दक्षता का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो शिक्षकों की दक्षता का एक महत्वपूर्ण पहलू छात्र उपस्थिति कह लीजिए, विषय वस्तु का पाठ्यक्रम कह लीजिए, प्रभावी प्रश्न पूछना, व्याख्या करना या समय पर प्रभाव छोड़ना। क्या होगा? तो शिक्षकों की दक्षता का एक महत्वपूर्ण पहलू यही होगा साथियों कि इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली प्रश्न पूछना और व्याख्या करना, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षकों की दक्षता का। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 12वें प्रश्न की ओर, कि कक्षा में उदाहरणों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? बता सकते हैं कक्षा में उदाहरणों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? तो पाठ की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए, दूसरा केवल शिक्षकों को व्यस्त रखने के लिए, तीसरा छात्रों को डरा कर रखने के लिए, चौथा शिक्षण समय बढ़ाने के लिए। ये 4 ऑप्शन है। कक्षा में उदाहरणों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? बताइए जल्दी से। तो पाठ की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए, है ना, उदाहरणों का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि आप उदाहरण देकर करके किसी भी विषय वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका उत्तर हो गया साथियों। अब हम लोग चलेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो साथियों याद रखेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में केवल बोलना या नेत्र संपर्क, लिखित परीक्षण, पाठ्यपुस्तक का प्रयोग नहीं, बल्कि नेत्र संपर्क और हाव भाव जब आपका अच्छा रहेगा, आपका आई कांटेक्ट और आपका जब जेस्चर पोस्चर बढ़िया रहेगा, तो आप निश्चित तौर पर प्रभावशाली वक्ता कहलाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा कि स्टिमुलस वेरिएशन में शिक्षकों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? यानी छात्रों की रुचि में क्या शिक्षकों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो सबसे पहला है छात्रों की रुचि, दूसरा है केवल टॉपिक की गहराई, तीसरा है व्याख्यान की गति, चौथा है छात्र संख्या। ठीक है? तो स्टिमुलस वेरिएशन में शिक्षकों को ध्यान में रखना है कि छात्रों की रुचि क्या है, छात्रों की पसंद क्या है। ठीक है साथियों? तो ये आपको फिर से बोल रहे हैं कि यूनिट 8 जो पढ़ाए और जहां तक अभी यूनिट 8 में पढ़ाए हो वहीं तक के आधार पर हम ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं और फिर ये आगे और बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लेसन चलेगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है? फिर साथियों किस प्रकार का पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? तो नकारात्मक पुनर्बलन या सकारात्मक पुनर्बलन या कठोर अनुशासन या तटस्थ पुनर्बलन, क्या होगा? तो किस प्रकार का पुनर्बलन सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? साथियों याद रखिएगा कि सकारात्मक पुनर्बलन जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। सकारात्मक, है ना? इसमें आप बच्चों को शाबाशी दिए, प्रशंसा दिए, कुछ पुरस्कार दिए, तो इसको कहते हैं हम लोग सकारात्मक पुनर्बलन, है ना? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं साथियों इसको। चलिए अब हम चलते हैं साथियों 17वें प्रश्न की तरफ। कक्षा में मौखिक प्रश्नों का उद्देश्य क्या है? पहला है केवल छात्रों को व्यस्त रखना, एक मिनट,
हाँ, केवल छात्रों को व्यस्त रखना या छात्रों की समझ को परखना और संलग्न रखना, विषय की अनदेखी करना या ध्यान हटाना, क्या होगा जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा कि मौखिक प्रश्नों का उद्देश्य है कि छात्रों की समझ को परखना और संलग्न रखना, यही उद्देश्य है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्याख्या की विशेषता क्या है? जटिल विषय को सरल बनाना, छात्रों को अनदेखा करना, कक्षा में अनुशासनहीनता, केवल शिक्षक का बोलना, क्या होगा। तो व्याख्या की विशेषता होगा कि जटिल विषय को सरल बना देना, कठिन सब्जेक्ट को जो सरल बना दे, एक्सप्लेनेशन उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए 19वें नंबर की ओर चलते हैं। अधिगमकर्ता का ध्यान बनाए रखने में कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है? समय प्रबंधन होगा, उद्दीपक विविधता होगा, लेखन कौशल होगा या शिक्षण सामग्री होगा। तो अधिगमकर्ता का ध्यान बनाए रखने में स्टिमुलस वेरिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका होगा। अभी क्लास खत्म होने के बाद आप सबको इसका ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा साथियों, आपके चैनल पर, आपके उसमें चला जाएगा, वो क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा ये। ठीक है, कक्षा में प्रश्न पूछने की मुख्य विधि क्या होनी चाहिए? मुख्य विधि कैसे आप प्रश्न पूछेंगे? तो यादृच्छिक और अस्पष्ट प्रश्न, स्पष्ट और विषय आधारित प्रश्न, कठिन प्रश्नों का चयन और त्वरित प्रश्नों का अंत, क्या होगा साथियों जल्दी से बताइए। तो स्पष्ट और विषय आधारित प्रश्न ये होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि शिक्षक की दक्षता के अंतर्गत क्या शामिल होता है? छात्रों को निर्देश देना, उदाहरण व्याख्या प्रश्न, समय व्यतीत करना, छात्रों को दंडित करना। तो आंसर बी होगा इसका, उदाहरण व्याख्या और प्रश्न पूछना। तो साथियों आज का क्लास यहीं तक, अब लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और ये आपको चला जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी ये सारी चीजें हम सम्मिलित कर रहे हैं किताब में। 5 जनवरी के बाद हमारी बुक पब्लिश हो रही है, वॉल्यूम 2। काफी कम प्राइस रखेंगे, अफोर्डेबल प्राइस रखेंगे साथियों, और आप सभी लोगों तक पहुंचेगा। इस बार फोटोस्टेट फॉर्म में नहीं, कुछ अलग फॉर्म में, कुछ अलग करने जा रहे हैं। तो लेते हैं विदा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, आप सभी को प्रणाम।